देखो बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक लेंगे और जिस टॉपिक का नाम है हाउ टू मेक ए केमिकल फॉर्मूला। हाउ टू मेक ए केमिकल फॉर्मूला, इसका मतलब ये है कि हम केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाएं। तो ये लेक्चर जो है केमिस्ट्री का है और ये 9th के 10th के और इवन कुछ बच्चों के लिए 11th और 12th में भी क्या आएगा, काम आएगा। तो कुछ बच्चे तो 11th 12th के नहीं आएगा जो पढ़ के जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे महान बच्चे होते हैं जो 9th और 10th में कुछ ज़्यादा ही पढ़ लेते हैं, तो उनको 11th और 12th में भी उनके काम आएगा। तो देखिए, आज के टॉपिक का नाम है हाउ टू मेक ए केमिकल फॉर्मूला, कि हम केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाएं। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको 20 तक के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। तो 20 तक के एटॉमिक नंबर है, तो यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो मैं जल्दी से लिख देता हूँ। तो देखिए कैसे लिखेंगे। एक तरफ हम लिख रहे हैं एटॉमिक नंबर लिख रहे हैं, दूसरी तरफ क्या लिख रहे हैं, उसके नेम लिख रहे हैं, और तीसरी तरफ उसके क्या लिख रहे हैं, सिंबल लिख रहे हैं, और चौथी तरफ क्या लिख रहे हैं हम लोग, उसके बोलो, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, और पांचवी तरफ हम लोग उसकी क्या लिखेंगे, वैलेंसी लिखेंगे। तो ये रहा, देखिए, तो एक टेबल बनाया है। एक तरफ तो हम लोगों ने जो लिखा है वो क्या लिखा है, बोलो, एटॉमिक नंबर, दूसरी तरफ नेम, तीसरी तरफ सिंबल, और चौथी तरफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और पांचवी तरफ क्या लिखा है, वैलेंसी लिखा है। तो जैसे एटॉमिक नंबर 1 हो गया है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसको फिर मैं मिटा दूंगा, ठीक है, 10 हो गया है। उसके बाद यहाँ पर पहला एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है, और हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, H होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी अभी समझाऊंगा, इसके लिए अभी छोड़ दीजिए स्पेस। पहला एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन है, और दूसरा एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसका होता है, हीलियम का होता है। तीसरा कौन होता है, लिथियम होता है, और चौथा कौन होता है, बोलो, बेरिलियम होता है। तो चौथा बेरिलियम है। पांचवा कौन होता है, बोरोन होता है, और छठा कौन होता है, कार्बन। सातवां एटॉमिक नंबर किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है, और आठवां एटॉमिक नंबर किसका होता है, बच्चों बोलो, ऑक्सीजन का होता है, और 9वां एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसका होता है, फ्लोरीन का होता है, और 10वां एटॉमिक नंबर जो होता है वो नियॉन का होता है। सिंबल का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म में, या कहें इनको हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन को शॉर्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या हुआ, H हुआ है। हीलियम का सिंबल क्या होता है, He होता है। लिथियम का क्या होता है, Li होता है। बेरिलियम का क्या होता है, Be। बोरोन का क्या होता है, B। कार्बन का C, और नाइट्रोजन का क्या होता है, N। ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, और नियॉन का सिंबल क्या होता है, Ne होता है। तो इस तरह से हम लोग 10 तक के एटॉमिक नंबर लिख चुके हैं। तो अभी मेरे को 10 और लिखने हैं। तो पहला एटॉमिक नंबर किसका है, हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, तीसरा लिथियम, चौथा बेरिलियम, पांचवा बोरोन, छठा कार्बन, सातवां नाइट्रोजन, आठवां ऑक्सीजन, और 9वां कौन है, फ्लोरीन, और 10वां कौन है, नियॉन है। हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H। हीलियम का क्या है, He। लिथियम का क्या है, Li। बेरिलियम का क्या है, Be, और बोरोन का B। कार्बन का सिंबल C। नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, और नियॉन का क्या हो गया, Ne हो गया है। तो अभी आगे देखते हैं हम लोग, अब 11 तक देखते हैं। तो चलिए देखते हैं जल्दी।
अब देखिए, अभी देखिएगा यहाँ पर, अभी हम लोग 11 तक लिख रहे हैं हम लोग, तो 11 हो गया है यहाँ पर, कौन हो गया बोलो, 11 आ गया है, तो 11 हो गया है, फिर 12 है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और क्या है 20 है। तो 11 एटॉमिक नंबर किसका होता है बोलो, सोडियम का होता है, तो 11 एटॉमिक नंबर सोडियम है। 12 एटॉमिक नंबर किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है। 13 किसका होता है, एल्युमिनियम का है, एल्युमिनियम। और 14 एटॉमिक नंबर किसका होता है बोलो, जल्दी से बोलो, 14 किसका होता है, सिलिकॉन का होता है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, और सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है बोलो बच्चों, 16 होता है। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 है। और आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18। और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 होता है। और एटॉमिक नंबर जो 20 है वो कैल्शियम का होता है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बोलो बच्चों, 19 होता है। तो इस तरह से हम लोग 20 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख चुके हैं। अब मेरे को इनके सिंबल लिखने हैं और फिर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और क्या बताऊंगा, वैलेंसी बताऊंगा। तो देखिएगा, अब हम लोग लिख रहे हैं इसके सिंबल। अब देखो, तो सोडियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है बच्चों, Na होता है। तो सोडियम का सिंबल Na है। और मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। एल्युमिनियम का क्या होता है, Al। सिलिकॉन का क्या होता है, Si। फास्फोरस का P सिंबल होता है। सल्फर का S है। क्लोरीन का Cl होता है। और आर्गन का क्या होता है, Ar। पोटेशियम का क्या होता है, K। और कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca होता है। अब देखिए, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिन एलिमेंट्स के 2 अल्फ़ाबेट सिंबल है। तो जब भी किसी एलिमेंट्स के 2 अल्फ़ाबेट सिंबल होंगे तो पहला जो अल्फ़ाबेट होगा वो हमेशा कैपिटल होता है, और जो सेकंड अल्फ़ाबेट है वो हमेशा कैसा होता है, स्मॉल होता है। तो जब भी कभी किसी एलिमेंट का सिंबल ऐसा हो जो 2 अल्फ़ाबेट से बना हो, तो उसका सिंबल हमेशा पहला जो अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल होगा और दूसरा अल्फ़ाबेट हमेशा कैसा होगा, छोटा होगा। तो यदि आप लोगों ने सोडियम को ऐसे लिख दिया, Na लिख दिया, तो ये भी सोडियम नहीं होता है केमिस्ट्री के अनुसार। और यदि आपने सोडियम को ऐसे लिख दिया, Na करके लिख दिया, तो ये भी गलत है। तो सोडियम का जो सिंबल है राइट, वो क्या होता है बोलो बच्चों, Na होता है। Na राइट सिंबल है सोडियम का, क्योंकि इसमें N कैपिटल है और एक ऐसा है स्मॉल है। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि यदि आपको किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिखना है तो आपको उस एलिमेंट्स का जो पहला अल्फ़ाबेट है वो कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, और जो सेकंड अल्फ़ाबेट है वो कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। तो पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल और दूसरा कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे इनके। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बराबर किसके होता है, कैसे होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, द distribution of electrons in the various shell of an atom is called its इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। शॉर्ट में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को EC कह देते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट में EC। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन करना, बांट देना। किसको बांट देना, इलेक्ट्रॉन्स को बांट देना। तो किसको बांट देना, इलेक्ट्रॉन्स को बांट देना। किसमें बांट देना, एटम की अलग अलग शेल्स में बांट देना, ही कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स को बांट देना एटम की अलग अलग शेल्स में, वही कहलाता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। अभी 2 मिनट यहाँ पर रुक जाइए तो मैं आपको कुछ बताता हूँ कि जो एटॉमिक नंबर है
वो बराबर होता है, एटॉमिक नंबर बराबर होता है किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो एटॉमिक नंबर बराबर है किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इन न्यूट्रल एटम, इन न्यूट्रल एटम। ये बात याद रखनी है भाई कि जो एटॉमिक नंबर है वो हमेशा बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इन न्यूट्रल एटम्स में। क्या मतलब है? यदि किसी का एटॉमिक नंबर 11 है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 11 होंगे। मगर बात याद रखना कि वह एटम कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल का मतलब ये है कि उस एटम पे किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। यदि उस एटम पे किसी भी तरीके का चार्ज है तो वह एटम न्यूट्रल नहीं है। वो एटम क्या नहीं है? न्यूट्रल नहीं है। तो तब वो एटम न्यूट्रल नहीं है। तो एटम पे क्या होना चाहिए? चार्ज होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर है? बोलो बच्चों। जो एटॉमिक नंबर है वो बराबर है किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। तो एटॉमिक नंबर बराबर है किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। मगर कब बराबर होगा एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के? जब एटम कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। तो न्यूट्रल का मतलब है एटम पे किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं होगा। जैसे कि सोडियम है, तो जैसे कि ये सोडियम है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। तो जैसे सोडियम है तो सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए? 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए? 11 हुए। तो जो एटॉमिक नंबर है वो बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इन न्यूट्रल एटम्स में। कहने का मतलब ये है कि एटॉमिक नंबर तभी बराबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जब एटम पे किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं होगा। यदि एटम के ऊपर कोई भी चार्ज है, Na+ है, और एटॉमिक नंबर तो इसका 11 ही है, तो तब कभी भी इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। तब इस पे कभी कोई 11 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इन न्यूट्रल एटम में। मतलब एटम पे किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। यदि एटम पे चार्ज होता है तो तब कभी भी एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर नहीं होता है। या तो ज़्यादा हो सकते हैं एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉन, या फिर क्या हो सकते हैं? कम हो सकते हैं। जैसे सोडियम है, अब इस Na पे कोई चार्ज नहीं है, एटॉमिक नंबर 11 है इसका, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? इसमें 11 है। बट यहाँ पर Na पर कितना चार्ज आ गया है? +1 चार्ज आ गया है। एटॉमिक नंबर 11 है, तो इस केस में इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 नहीं होंगे। तो इस केस में इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे? 10 होंगे, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है। अब देखिए कुछ बातें हैं यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ आया। इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना एटम की अलग अलग शेल्स में ही कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर बराबर होता है किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इन न्यूट्रल एटम में होता है। तो जैसे सोडियम पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है दूसरा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं? 11 हो गए हैं। अब Na पर कितना चार्ज है? इस बार +1 है, तो इस केस में एटॉमिक नंबर तो 11 ही है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 नहीं होंगे। अब आगे चलते देखते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर कुछ बातें लिख रहे हैं थोड़ा, अब देखिएगा। अब इधर देखिए 2 मिनट के लिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, देखो हर चीज प्रकृति में क्या चाहती है? एवरीथिंग इन नेचर, एवरीथिंग इन नेचर want, everything in nature want a stability, everything in nature want a stability। हर चीज प्रकृति में चाहती है स्टेबल होना, हर चीज प्रकृति में स्टेबिलिटी चाहती है। तो जैसे हम लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो ऐसे ही हर चीज प्रकृति में क्या चाहती है? स्टेबिलिटी चाहती है। अब देखो हम कैसे स्टेबल होते हैं? तो हम तभी स्टेबल होंगे जब हमारे पास पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, फाड़ूसी घरवाली हो, और उसके फाड़ू से क्या हो? बच्चे हों, तो तभी हम लोग स्टेबल होंगे, वरना हम बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होंगे। तो जो एटम्स वगैरह हैं या एलिमेंट वगैरह हैं, तो इन्हें ना तो पैसा चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए, और ना फाड़ूसी घरवाली चाहिए, और ना फाड़ू से क्या चाहिए?
बच्चे चाहिए। तो इनको क्या चाहिए भैया? स्टेबल होने के लिए एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यदि इनके पास एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, एक प्रॉपर तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, तो तब ये स्टेबल हो जाएंगे, वरना ये क्या होंगे? अनस्टेबल होंगे। तो वैज्ञानिक क्या कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं कि एटम जो है उसकी जो फर्स्ट शेल में उसकी जो फर्स्ट शेल है, एटम जो है उसकी जो फर्स्ट शेल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। यह कहना चाहिए कि उसके अंदर कितने, मैक्सिमम नहीं, या सिंपल कहीं तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो विज्ञान कह रहा है कि जो एटम है उसकी जो फर्स्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी एटम अपने को क्या फील करता है? स्टेबल फील करता है, वरना एटम अपने को स्टेबल फील नहीं करता है। बाकी जो एटम है, जो एटम की बाकी रिमेनिंग सेल, जो एटम की क्या है? रिमेनिंग शेल। रिमेनिंग शेल का मतलब है दूसरी है, तीसरी है, चौथी है। तो रिमेनिंग शेल जो है उनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो तभी वो एटम क्या होगा? स्टेबल होगा, नहीं तो वो एटम अपने को क्या फील करेगा? अनस्टेबल फील करेगा। देखो भाई, अभी मैं आपको मेनली 9th और 10th लेवल पे बता रहा हूँ। तो कभी आधे बच्चे कहें कि भैया 2n² के अनुसार तो इलेक्ट्रॉन होते हैं और आप 2 8 8 वाले बता रहे हैं। तो अभी मैं 9th और 10th के आधार पे बता रहा हूँ, अभी मैं आपको 11th और 12th बेस पे नहीं बता रहा हूँ। तो देखो, तो मैंने आपको पहले स्टार पॉइंट में क्या लिखा कि एवरीथिंग इन नेचर, हर चीज प्रकृति के अंदर स्टेबिलिटी चाहती है। तो जैसे हम स्टेबल होना चाहते हैं, तो वैसे ही एटम भी क्या होना चाहते हैं? स्टेबल होना चाहते हैं। तो एटम कब स्टेबल होंगे? तो वैज्ञानिक कहते हैं कि जब एटम की पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, और बाकी सभी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, पहली को छोड़ के, जैसे तीसरी, चौथी, पांचवी, इन सभी में कितने होंगे? 8 होंगे। तो तभी एटम क्या होगा? स्टेबल होगा, वरना एटम स्टेबल नहीं होगा। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। जैसे मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है कैल्शियम का, तो मेरे को लिखना है कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे एक क्वेश्चन है कि राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ किसका? कैल्शियम का लिखना है। तो जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास कि राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम, तो आपको कैल्शियम का क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो कैसे लिखेंगे देखिएगा। तो देखो, पहले इसका एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं। तो एटॉमिक नंबर कितना हुआ इसका? तो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 होता है। अभी यहाँ कैल्शियम है और कैल्शियम न्यूट्रल है यहाँ पर, क्योंकि कैल्शियम पे यहाँ पर किसी भी तरह के इस कैल्शियम पे चार्ज नहीं है। तो एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 20 है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 20 है। अब यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो कितना होगा? क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? देखो, तो 20 इलेक्ट्रॉन है। इन 20 इलेक्ट्रॉन्स को आपको अलग अलग शेल्स में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है, अलग अलग शेल्स में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे? तो देखो, पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। तो पहली में 2 आ गए हैं, तो 20 में से 2 घटाओ तो कितने बचे? 18 बचे। तो पहली शेल में 2 आ गए हैं, फिर कोमा लगाएंगे, तो दूसरी में क्या आ गए? 8 आ गए। तीसरी में कितने आ गए? फिर 8 आ गए। 8 8 16 और 2 कितने हो गए? 18। अभी कितने बचे? 2 बचे। तो ये आ गए, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी में कितने हैं? 8, तीसरी में कितने हैं? 8, और चौथी में कितने हैं? 2 है। तो यदि सिंपल बनाए तो ये एक एटम बना रहा। ये एटम क्या है? सेंटर है, जिसके सेंटर में क्या होता है? एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है। ये इसकी क्या है? पहली शेल। तो पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2। 2 मतलब 2, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, और माइनस जो लगा रहा हूं इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? बोलो बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तीसरी में कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और जो चौथी शेल है इस एटम की, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? इसमें हो गए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इनको काउंट करिएगा। तो 2 और 8 कितने हो गए? 10, और 8 कितने हो गए? 18, और 2 कितने हो गए? 20। तो ये क्या बता रहा है? ये कि बता रहा है कि जो कैल्शियम का एटम है उसकी पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी में 8 है, तीसरी में भी 8 है, और चौथी में क्या है? 2 है। तो बताओ ये कैल्शियम का एटम स्टेबल है या अनस्टेबल है? ये अनस्टेबल है, क्योंकि साइंटिस्ट कह रहे हैं कि पहली शेल को छोड़ के बाकी सभी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए?
8 होने चाहिए। तो हमने ये कैल्शियम का एटम तो बना दिया है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख दिया है, मगर ये एटम कैल्शियम का कैसा है? अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल चीज़ क्या होना चाहती है? स्टेबल होना चाहती है। भाई हर अनस्टेबल जो चीज़ है वो स्टेबल होना चाहती है। तो स्टेबल कैसे होगा? या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को तो भी 8 बच जाएंगे, या फिर किसी से क्या करें 6 इलेक्ट्रॉन ले लें। तो हर एटम जो है स्टेबल होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या फिर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लॉस करता है। और कई बार एटम जो है ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ना ही इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? शेयर करता है। तो जैसे सबसे ज़्यादा जो शेयर करता है वो कौन करता है? कार्बन शेयर करता है। कौन करता है? कार्बन इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। यदि कोई पूछ ले आपसे कि इलेक्ट्रॉन को लॉस क्यों कर रहा है एटम, या गेन क्यों कर रहा है, या फिर इलेक्ट्रॉन को शेयर क्यों कर रहा है, तो आपको बताना है टू गेट द स्टेबिलिटी होता है। वो एटम क्या चाहता है? स्टेबल होना चाहता है प्रकृति में, ताकि प्रकृति में वो स्टेबल हो और लंबे वक्त तक नेचर के अंदर क्या कर सके? एग्जिस्ट कर सके। तो इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है कई बार इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और कई बार इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? शेयर करता है। चलिए अब देखिए हम कुछ इलेक्ट्रॉन, अच्छा देखिए, तो जैसे शेल को भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जैसे पहली शेल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी को किससे करते हैं? एम से, फिर एन से। तो इस तरह से के एल एम एन ओ पी इस तरह चलते रहते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसा नहीं कि के से करते हैं तो 1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एल को 2 नंबर दे सकते हैं, एम को 3 नंबर दे सकते हैं, और एन को कितना नंबर दे सकते हैं? 4 नंबर दे सकते हैं। और ये भी बात याद रखना है, हमेशा जो काउंटिंग होती है शेल की वो इनर टू आउटवर्ड होती है, अंदर से बाहर की तरफ को काउंट होती है। तो 1 2 3 4, ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 इस तरह नहीं, 1 2 3 4 है। ये के एल एम एन और पी वगैरह है। अब ये जो बनाई है हम लोगों ने, ये सब क्या है? शेल। क्या है? शेल। तो मैंने आपको यही बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना एटम की अलग अलग शेल्स में, वही कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर मैंने बोला कि एटॉमिक नंबर बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के तभी बराबर होते हैं जब एटम पे किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं होता है। यदि एटम पे किसी भी तरीके का चार्ज आ जाए तो तब कभी भी एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर नहीं होता है। फिर नेक्स्ट बात जो मैंने बताई वो ये बताई कि प्रकृति में हर चीज़ क्या होना चाहती है? स्टेबल होना चाहती है। तो जिस तरह से हम लोग स्टेबल होना चाहते हैं, तो इसी तरह से प्रकृति में एटम हो गए, एलिमेंट हो गए, मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं, ये जो सब चीज़ें हैं, एटम है, एलिमेंट वगैरह हैं, ये भी स्टेबल होना चाहते हैं। और वैज्ञानिक कहते हैं कि ये स्टेबल तभी होते हैं जब इनकी पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो और बाकी रिमेनिंग शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8 हो। तो तभी एटम क्या होगा? स्टेबल होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। किसका लिखा है? कैल्शियम का लिखा है। तो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20। अब इन 20 इलेक्ट्रॉन को आपको इस एटम की अलग अलग सेल्स में बांटना है। तो पहले में कितने आते हैं? मैक्सिमम 2। फिर देखो पहली शेल में मैक्सिमम 2 आते हैं और बाकी शेल में भी मैक्सिमम कितने आते हैं? 8 आते हैं। तो यदि 8 से ज़्यादा हो गए तो इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली नेक्स्ट शेल में पहुँच जाते हैं। तो पहले में 2 आ गए, फिर इसमें भी मैक्सिमम 8 आ गए। तो 8 और 2 कितने हो गए? 10, और 8 कितने हो गए? 18, और तो कितने हो गए? 20 हो गए। तो कभी मेरे को बोले कि बच्चे कि भैया यहाँ पर 2 कर दे और यहाँ पर 18 कर दे सेकंड में, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो पहली सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और बाकी रिमेनिंग सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है, और इसको रिप्रेजेंट बोले तो के एल एम और ये क्या हो गया? एन हो गया। तो ये बता रहा है कि जो के शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में 8 है, एम शेल में क्या है? 8 है, और एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए अब हम इलेक्ट्रॉनिक इनके क्या लिख देता हूँ जल्दी से, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ। जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हुआ? 2 8 1। तो यदि कोई पूछ ले कि भाई ये 2 8 1 है क्या चीज़, तो आप बताना कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है और इसकी पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी में 8 है और तीसरी में कितने हैं? 1 है। यह कहना कि इसकी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसकी एल शेल में 8 है और इसकी एम शेल में कितने हैं? 1 है। ये कितना हुआ इसका बोलिएगा? ये कितना हुआ? 2 8 और कितना हुआ? 2 हुआ। और इधर ये कितना हुआ? 2 8 कितना हुआ? 3 हुआ। 2 8 कितना हुआ? 4 हुआ। अब ये कितना हुआ? 2 8 कितना हुआ है? 5 हुआ है।
और ये कितना हुआ 2 8 6 हुआ है, और ये कितना हुआ है 2 8 7 हुआ है। ये कितना हुआ है बोलो बच्चों 2 8 8 हो गया है। ये कितना हो गया 2 8 8 कितना हो गया 1 हो गया है, और ये कितना हो गया 2 8 8 और कितना हो गया है 2 हो गया है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्या है कॉन्फ़िगरेशन है। ये नंबर से क्या बता रहे हैं आपको, ये बता रहे हैं कि इसकी पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, किसकी फॉस्फोरस के एटम की, दूसरी में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 है, और जो तीसरी शेल है फॉस्फोरस के एटम के पास उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 5 है। और इलेक्ट्रॉन को अलग अलग शेल में बांटना ही कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। तो अभी जो पहले 10 है वो उनके भी मैं अभी बताऊंगा, तो पहले मैं आपको थोड़ा वैलेंसी बता देता हूं कि वैलेंसी क्या होती है। चलिए ओके, अब देखिए वैलेंसी क्या होती है। एक और बता देता हूं आपको, कोई भी जो एटम होता है, जो एटम है, किसी एटम की जो बाहर वाली शेल होती है, जैसे इसकी 1 2 3 और 4 हो गई, तो किसी भी एटम की जो बाहर वाली शेल होती है इसको हम लोग कहते हैं आउटर मोस्ट, क्या कहते हैं शेल कहते हैं। क्या कहते हैं आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं इसको, और क्या कहते हैं वैलेंसी शेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं वैलेंसी शेल। और इसको और क्या कहते हैं, इसको हम लोग वैलेंस शेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं वैलेंस शेल भी कहते हैं। तो किसी भी एटम की जो बाहर वाली शेल होती है उस शेल को हम लोग आउटर मोस्ट शेल कह सकते हैं, वैलेंसी शेल भी कह सकते हैं, और हम लोग इसको वैलेंस शेल भी कह सकते हैं। और किसी भी एटम की जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी भी एटम की जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं वैलेंस, क्या कहते हैं बोलो बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो मैंने क्या बताया, ये बात भी याद रखना कि किसी भी एटम की जो सबसे बाहर वाली शेल है, जो सबसे आखिरी वाली शेल है, उसको हम लोग वैलेंस शेल भी कहते हैं, आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं, और वैलेंसी शेल भी कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है उनको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं, और हम इनको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं बोलो बच्चों वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद जो हम लोग ले रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक है, उस नेक्स्ट टॉपिक का नाम है, जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं वो वैलेंसी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बोलो वैलेंसी ले रहे हैं। अच्छा वैलेंसी बाद में समझ आएगी, तो पहले मुझे ये बताओ कि एक एटम कब स्टेबल होगा, जब उसकी पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो और बाकी सभी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो 8। यदि किसी भी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम है तो बताए क्या वो एटम स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो वो एटम अनस्टेबल है। और वो एटम अनस्टेबल जो एटम है वो क्या होना चाहता है स्टेबल होना चाहता है। अब स्टेबल कैसे होगा वो, तो स्टेबल होगा वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करके। अब 8 इलेक्ट्रॉन को कैसे पूरा करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन क्या करे लॉस करे, या फिर क्या करे गेन करे, या फिर इलेक्ट्रॉन को क्या करे शेयर करे। क्या करे इलेक्ट्रॉन को शेयर करे, तभी वो एटम क्या होगा स्टेबल होगा। देखिए वैलेंसी किसके बराबर होती है, यदि हम बोले तो वैलेंसी जो बराबर होती है किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस, या बोले गेन, या बोले सिंपल शेयर्ड बाय एलिमेंट्स। तो वैलेंसी बराबर होती है किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस। कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है वो उसकी वैलेंसी है। यदि कोई 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो उसकी वैलेंसी 2 हो गई। यदि कोई 3 लॉस कर रहा है तो उसकी वैलेंसी 3 हो गई। और किसके बराबर होती है गेन के, तो एटम जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है उतनी उसकी वैलेंसी होती है। तो यदि उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो 3 वैलेंसी, 2 करे तो 2, 1 करा तो 1 हो गया। और शेयर्ड, ठीक है शेयर्ड होते हैं, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड कर रहा है, 1 शेयर कर रहा है, 2 शेयर कर रहा है, 4 कर रहा है, वो भी उसकी क्या होगी वैलेंसी होगी। तो वैलेंसी किसके बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस, गेन और शेयर्ड बाय एटम भी कह सकते हैं, और आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं एलिमेंट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल तो एटम ही ज़्यादा बोलेंगे। तो वैलेंसी किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस, गेन, शेयर्ड बाय
एलिमेंट या शेयर्ड बाय एटम होता है। अब दूसरा क्या होता है, वैलेंसी जो बराबर होती है, कई बार जो वैलेंसी बराबर होती है चार्ज ऑन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। तो यह एटम पे या ग्रुप ऑफ एटम पे कितना चार्ज है वो भी उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। जैसे Na पर कितना चार्ज है, यहाँ पर +1 है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2 वैलेंसी हो गई। कितनी वैलेंसी हो गई, 2 हो गई। जैसे एल्युमिनियम पे कितना चार्ज है, +3 है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। जैसे सल्फेट है, तो सल्फेट पे कितना चार्ज है, -2, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई है, ठीक है, सिंपल कहें तो इसकी कितनी हो गई है, इसकी वैलेंसी +1 हो गई है, इसकी +3 हो गई और इसकी कितनी होगी, -2 वैलेंसी हो गई। तो वैलेंसी और किसके बराबर होती है, चार्ज ऑन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। एटम के ऊपर कितना चार्ज है या ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर कितना चार्ज है, वो भी उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। क्या कहलाती है बोलो बच्चों, वैलेंसी कहलाती है। और वैलेंसी की दूसरी भी हम कह सकते हैं जो सिंपल डेफिनेशन है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट is called its वैलेंसी होती है। क्या मतलब है इसका, कि एलिमेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन से कंबाइन कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन से कंबाइन कर रहा है, 2 से कर रहा है, 3 से कर रहा है, तो जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसी भी एलिमेंट की वो भी उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी। अब यहाँ पर कंबाइनिंग कैपेसिटी पूछते हैं कि बच्चे कौन सी कंबाइनिंग कैपेसिटी, तो कोई जो एटम है या कोई भी एलिमेंट है वो कितने इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, वो जुड़ रहे हैं, तो वो भी एक इसकी क्या हो सकती है, वैलेंसी। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी होते हैं। जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसी भी एलिमेंट की वो भी उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। चलिए अब देखो, आराम से देखो यहाँ पर, जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हुआ बोलो, 2 8 1, कितना है, 2 8 1। तो बताओ ये सोडियम का एटम स्टेबल है या अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। क्यों है अनस्टेबल, क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं कि जब तक इसकी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ना पूरे हो जाएं तो ये क्या है, अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल है तो क्या होना चाहता है, बोलो बच्चों, स्टेबल होना चाहता है। तो यदि ये स्टेबल होना चाहता है तो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, नेचर से ले ले, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन क्या करे, दे दे। और तुम्हें पता है दुनिया में हर चीज वही काम करना चाहती है, दुनिया में हर चीज वही काम करना चाहती है जो उसके लिए क्या होता है, आसान होता है। मुश्किल काम को कोई भी नहीं करना चाहता है, तो इसीलिए हर एटम भी और हर एलिमेंट भी वही काम करेगा जो उसके लिए क्या होगा, आसान होगा। तो इसके लिए आसान है कि 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, ना कि 7 इलेक्ट्रॉन क्या करे, ले ले। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना कठिन है सोडियम के लिए और 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम के लिए देना आसान है। तो ऐसा क्यों है वो भी बाद में बताएंगे। तो ये थोड़ा 9th और 10th लेवल पे ज़्यादा है। तो देखिए एक और आपको बात बता देता हूँ, यहाँ पर इधर बताता हूँ कि यदि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, कोई भी एटम, यदि यहाँ पर बताऊं तो यदि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, तो वैलेंसी कैसी होगी, हमेशा वैलेंसी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। यदि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं, तो वैलेंसी कैसी होगी, हमेशा याद रखना नेगेटिव होगी। और यदि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, एटम क्या कर रहा है, स्टेबल होने के लिए शेड कर रहा है, तो वैलेंसी कैसी होगी, न्यूट्रल होगी, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। तो कैसी होगी बोलो, न्यूट्रल होगी। कैसी होगी, न्यूट्रल होगी। तो यदि कोई एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, यदि कोई एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस, तो उसकी वैलेंसी कैसी होती है, पॉजिटिव। यदि कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसकी वैलेंसी कैसी होती है, नेगेटिव। और यदि कोई एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है स्टेबल होने के लिए, तो उसकी वैलेंसी कैसी रहती है, न्यूट्रल रहती है। कैसी रहती है बच्चों, न्यूट्रल रहती है। तो ना पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर, ना नेगेटिव। तो बताओ अब इधर आ जाते हैं। अब सोडियम है, तो सोडियम अनस्टेबल है, क्योंकि वैज्ञानिक कह रहे हैं कि एटम तब तक स्टेबल नहीं होगा जब तक उसकी आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन ना हो जाए, 8 ना हो जाए। तो इसके तो 1 ही है, तो या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले किसी से, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन क्या करे, दे दे। तो इसके लिए आसान काम है कि 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा
और 7 इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए क्या है, मुश्किल है। तो क्यों है मुश्किल वो भी थोड़ा बताएंगे, अभी थोड़ा पेशेंस रखिए। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास कितने बचेंगे, 2 और 8 बचेंगे। और जैसे ही इसके पास 2 और 8 बचे तो ये क्या हो गया, अस्टेबल हो गया। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है और जितना इलेक्ट्रॉन कोई देता है उतनी उसकी वैलेंसी होती है, और यदि इलेक्ट्रॉन देता है तो पॉजिटिव वैलेंसी होती है और लेता है तो नेगेटिव वैलेंसी होती है, और जितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है उतनी उसकी वैलेंसी है। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो 1 पॉजिटिव हो गई, 2 देता तो 2 पॉजिटिव हो जाती है, 3 देता तो 3 पॉजिटिव हो जाती है। तो इस तरह से अब ये भी है तो ये भी अनस्टेबल है, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, +2, और इसकी कितनी हो गई बोलो, +3, इसकी कितनी हो गई, 4 है। तो स्टेबल होने के लिए तो 8 होने चाहिए, 4 की कमी है। तो इसके पास दोनों ऑप्शन है, या तो 4 ले ले और या 4 दे दे, और दोनों ही बराबर है। तो जिसके पास दोनों ऑप्शन हो कि वो गेन भी इक्वल कर सके और लॉस भी इक्वल कर सके, तो फिर वो दोनों ही काम नहीं करता है। ना तो फिर वो गेन करता है और ना ही फिर वो शेयर ना ही फिर वो गेन करता है और ना ही वो क्या करता है, लॉस करता है। तो फिर क्या करता है वो, तो वो करता है शेयर। तो सिलिकॉन जो है ना तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ना ही क्या करता है, गेन करता है। तो ये क्या करता है, शेयर करता है। तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। बात याद रखना, यदि किसी एलिमेंट के पास दोनों ऑप्शन बराबर, इक्वली इलेक्ट्रॉन वो लॉस करे और इक्वली इलेक्ट्रॉन वो गेन करे और जाके स्टेबल हो जाए, तो फिर वो एटम दोनों ही काम नहीं करता है। मतलब ना फिर वो लॉस करता है और ना फिर वो गेन करता है। तो फिर क्या करता है, तो वो करता है शेयर, और शेयर करेगा तो 4 है, तो 4 ये दूसरों से क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा, 4 दूसरों से ले लेगा ले लेगा नहीं, शेयर करेगा। शेयर इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम गेनिंग। तो ये ले लेगा, तो 4 हो गए। अब यहाँ देखिए 5 है, 8 होने में कितने की कमी है, बोलो 8 होने में कितने की कमी है, 3 की कमी है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बोलो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले लेगा। 5 देना डिफिकल्ट है, 3 लेना आसान है, तो -3 हो गया। यहाँ पर कितनी होगी, -2 हो गया। इसकी कितनी होगी, बोलो -1 वैलेंसी हो गई। इसकी कितनी होगी, 0 हो गई। ये 0 क्यों हो गई इसकी, बोलो आप मेरे को बताओ कि 0 क्यों हो गई है। तो इसकी 0 इसलिए हो गई है, अब देखिए भाई, जैसे आर्गन है, तो आर्गन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है। अब तो 8 है, तो 8 के अनुसार तो ये स्टेबल है। तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा, और ना ही ये क्या करेगा, शेयर करेगा। तो जो भी एलिमेंट या जो भी एटम ना तो इलेक्ट्रॉन लॉस करे और ना ही गेन करे और ना ही क्या करे, वो शेयर करे, तो उसकी वैलेंसी हमेशा कितनी रहती है, 0 रहती है। कितनी रहती है, बोलो 0 रहती है। अब पोटेशियम है, तो पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होगी, +1 होगी, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। और कैल्शियम की कितनी वैलेंसी हो गई, +2 हो गई। चलिएगा, अब जो 10 तक थे, जो इससे पहले 10 तक के थे एलिमेंट, उनके मैं थोड़ा जल्दी से कर रहा हूं, तो आप उनको थोड़ा देखिएगा। चलिए, तो मेरे को आप बताते रहना कि क्या क्या लिखना है। गर्मी बहुत हो रही है, चलिए देखिए। ओके, देखिए, तो अब हम लोग जो पहले वाले 10 थे उनके भी जल्दी से लिख देते। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो नेम तो आपको पहले मैं बता चुका था, अब मैं सीधा सिंबल लिख रहा हूं। तो पहला कौन था, हाइड्रोजन। दूसरा कौन था, हीलियम। तो आपको हाइड्रोजन हीलियम है। उसके बाद कौन था, बोलो बच्चों, लिथियम। फिर कौन था, बेरिलियम। फिर कौन था, बोरोन। फिर कौन था, कार्बन। फिर 7वां कौन था, नाइट्रोजन। 8वां कौन था, ऑक्सीजन। और 9वां कौन था, फ्लोरीन। और 10वां कौन था, बोलो 10वां कौन था, नियॉन था। अब देखो बच्चों, इसका एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन का, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 1 होगा। इसका मतलब ये है कि इसकी पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। हीलियम का कितना हो गया, 2। इसका कितना हो गया, 2 और 1 हो गया। इसका मतलब पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया, 2,2
और इसका कितना हो गया बोलो बच्चों, 2 3 हो गया है। और इसका कितना हो गया, 2 4 हो गया है। इसका कितना हो गया बोलो बच्चों, 2 5 हो गया है। इसका कितना हो चुका है, 2 6 है। और इसका कितना हो गया है, 2 7 है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया है, 2 8 हो गया है। तो ये रहे। अब बताओ वैलेंसी कितनी है। तो वैलेंसी जो है एक, तो वैज्ञानिक तो कहते हैं कि 2 होने चाहिए। तो इसका मतलब इसे एक इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक तो इसकी वैलेंसी -1 है। -1 तब होगी इसकी वैलेंसी जब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले लेगा। मगर हाइड्रोजन की +1 भी वैलेंसी होती है। इसका मतलब ये है कि इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन है ये उस अपने इलेक्ट्रॉन को भी लॉस कर सकता है। तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो बिना इलेक्ट्रॉन के भी नेचर के अंदर क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो -1 की वैलेंसी शो करेगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन देगा तो तब ये +1 की वैलेंसी शो करेगा। और जनरली जो हाइड्रोजन शो करता है वो +1 की वैलेंसी को शो करता है। अब हाइड्रोजन है 2 है, तो पहली शेल में तो 2 ही होने चाहिए स्टेबिलिटी के अनुसार। और वैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2। तो इसके पास तो 2 है, तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ना ही लॉस करेगा, और ना ही शेयर। तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई बोलो, +1 हो गई है। एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसकी कितनी हो गई, +2 हो गई है। इसकी कितनी हो गई, +3। और इसकी कितनी हो गई, 4 हो गई है। और इसकी कितनी हो गई, -3 हो गई। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, -2 हो गई। इसकी कितनी, -1 हो गई। और इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 0 हो गई है। तो इस तरह से आपको सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है केमिस्ट्री समझने के लिए कि आपको 20 तक के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, सभी के सिंबल याद होने चाहिए, और साथ में उनके 20 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय टिप्स होने चाहिए। सबकी वैलेंसी पता होनी चाहिए कि किसकी कितनी वैलेंसी है, किसकी पॉजिटिव है और किसकी नेगेटिव है। तो तभी जाके आपको कुछ केमिस्ट्री में समझ आएगा। अब देखिए, तो 9th और 10th लेवल पे, 11th पे तो बच्चों को पता चल जाता है। तो मैं कुछ आपको इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स के नाम बता रहा हूँ, और साथ में उनके ऊपर क्या बता रहा हूँ, चार्जेस भी बता रहा हूँ। देखिए, तो चार्ज भी बताऊंगा और उनके नाम भी बता रहा हूँ। देखिए, चलिए, तो टॉपिक का नाम है, अब मैं एक छोटा सा टॉपिक बता रहा हूँ आपको, नेम ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स। नेम ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के क्या ले रहे हैं, नाम ले रहे हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है नेम ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है। तो कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के नाम ले रहे हैं। जैसे जो आयरन है, तो आयरन का सिंबल याद रखना Fe होता है। तो नेम ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स एंड देयर क्या, सिंबल। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ले रहे हैं और उनके साथ में क्या ले रहे हैं, सिंबल भी ले रहे हैं। तो जैसे आयरन जो है, आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe होता है। जो लेड है, लेड का सिंबल क्या होता है, Pb होता है। टीन है, तो टीन का सिंबल क्या होता है बच्चों, Sn होता है। जिंक है, तो जिंक का सिंबल क्या होता है, जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn होता है। और जो मरकरी है, मरकरी का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Hg होता है। जो गोल्ड है, गोल्ड का सिंबल क्या होता है, Au होता है। और जो सिल्वर है, सिल्वर का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Ag होता है। क्या होता है बच्चों, Ag होता है। प्लैटिनम है, और प्लैटिनम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, प्लैटिनम का सिंबल Pt होता है। फिर टंगस्टन है, तो टंगस्टन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, W होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनको आप लोगों को याद रखना है। क्या रखना है, याद रखना है। जैसे कॉपर होता है, कॉपर का भी याद रख लीजिएगा। कॉपर होता है तो कॉपर का सिंबल क्या होता है, Cu होता है। तो कुछ एलिमेंट्स हैं और उनके कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल है। तो आयरन है, आयरन का जो सिंबल होता है वो Fe है। लेड का सिंबल Pb है।
टीन का सिंबल Sn है, जिंक का सिंबल Zn है, मरकरी का सिंबल Hg है, गोल्ड का सिंबल Au है, सिल्वर का सिंबल Ag है और प्लैटिनम का सिंबल Pt है। टंगस्टन का सिंबल W है और कॉपर का सिंबल क्या होता है? Cu होता है। कॉपर का सिंबल क्या है? Cu है। तो इन एलिमेंट्स की और इनके सिंबल की आपको क्या पड़ेगी? ज़रूरत पड़ेगी। क्या बनाने के लिए? केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए। तो साहब बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है तभी जाके आप फॉर्मूले बना पाएंगे, तो नहीं बना पाएंगे वरना। तो केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे अभी देखते हैं। तो इसके बाद मैं 3 टेबल बना रहा हूँ जो 9th की बुक में बने हुए हैं। तो उन टेबल को आपको तीनों को याद करना है और टिप्स पे बिल्कुल रखना है, तो तभी आप फॉर्मूले बना पाएंगे, नहीं तो आप फॉर्मूले नहीं बना पाएंगे। तो देखते हैं वो 3 टेबल कौन से हैं। तो इतने मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है? ओके। सभी बच्चों को ये तीनों टेबल अपनी कॉपी में बनाने हैं, नोटबुक में बनाने हैं और कई बार इनको लिख लिख के क्या करनी है? इनकी प्रैक्टिस करनी है। यदि आप बहुत बार इनकी प्रैक्टिस करोगे तो तभी आपको आएंगे, नहीं तो वरना नहीं आएंगे आप लोगों को। चलिए देखिएगा, चलिए अब देखिएगा। चलिए तो टेबल नंबर हम लोग ले रहे हैं, टेबल नंबर 1 ले रहे हैं। टेबल नंबर 1 है। अब देखो, एक तरफ तो हम लोग लिख रहे हैं वैलेंसी। क्या लिख रहे हैं बोलो बच्चों? वैलेंसी। दूसरी तरफ क्या है? नेम ऑफ मेटेलिक आयन। दूसरी तरफ क्या है? नेम ऑफ मेटेलिक आयन। और तीसरी तरफ उनके क्या है? सिंबल। तो जो पहला टेबल है उस टेबल में एक तरफ वैलेंसी, दूसरी तरफ नेम ऑफ मेटेलिक आयन और तीसरी तरफ हम क्या ले रहे हैं? उनके सिंबल ले रहे हैं। जैसे +1 है, तो +1 किसकी हो गई? जैसे सोडियम आयन हो गया है, तो सोडियम आयन हो गया है। जैसे तो कौन हो गया है? सोडियम आयन हो गया। तो सोडियम आयन का सिंबल क्या हुआ? Na पॉजिटिव। अब Na पॉजिटिव कैसे आया? चलो बाद में बताएंगे Na पॉजिटिव कैसे आया। अब Na पॉजिटिव है तो इसके ऊपर कितना चार्ज है? +1 है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हुई? +1। तो मैं आपको पहले लिख चुका हूँ कि जो वैलेंसी है वो बराबर होती है कि एटम के ऊपर कितना चार्ज है। उसके बाद होता है हाइड्रोजन आयन होते हैं। तो हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन आयन है, तो हाइड्रोजन आयन का सिंबल होता है H+। और याद रखना H+ को केमिस्ट्री में हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। उसके बाद होता है पोटेशियम है, पोटेशियम है, तो पोटेशियम आयन होता है। तो पोटेशियम आयन का जो सिंबल होता है K पॉजिटिव होता है। उसके बाद कौन होता है? लिथियम आयन है और लिथियम आयन का सिंबल क्या होता है? Li पॉजिटिव है। अब देख के बताओ इन चारों पे कितना चार्ज है? +1 है, तो इसलिए इनकी वैलेंसी भी कितनी है? +1 है। अब हम वो देख रहे हैं +2 के। एक तरफ वैलेंसी है और वैलेंसी हमेशा बराबर होती है किसके? कि एटम के ऊपर कितना चार्ज है। मेटेलिक आयन इनको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये मेटल के आयन हैं, ये सब मेटल से बने हैं, तो इसलिए मेटेलिक आयन है। जैसे जिंक हो गया है तो जिंक आयन है, तो जिंक आयन क्या हो गया बोलो बच्चों? Zn2 पॉजिटिव हो गया है। दूसरा क्या हो चुका है बोलो? मरकरी आयन हो गया, सॉरी दूसरा क्या हो गया? मैग्नीशियम हो गया है, मैग्नीशियम आयन हो गया। तो क्या हो गया बोलो? मैग्नीशियम आयन है, तो मैग्नीशियम आयन क्या हो गया? Mg2 पॉजिटिव हो गया। उसके बाद हो गया कॉपर आयन, क्या हो गया बोलो? कॉपर आयन हो गया है, कॉपर आयन हो गया है, तो कॉपर आयन क्या हो गया? Cu2 पॉजिटिव। और याद रखना यदि कॉपर के ऊपर +2 चार्ज हो तो इसको कहते हैं केमिस्ट्री में क्यूपरिक आयन कहते हैं। यहाँ पर एक और लिख देता हूँ मैं, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। कॉपर आयन ही है यहाँ पर, तो कॉपर आयन। अब आप कहेंगे कॉपर आयन तो आप पहले लिख चुके हैं, तो कॉपर के ऊपर +1 चार्ज है यहाँ पर। तो यदि कॉपर के ऊपर +1 चार्ज हो तो इसको कहते हैं हम लोग क्यूपरस आयन। क्या कहते हैं? क्यूपरस आयन। यदि +2 चार्ज है तो क्यूपरिक आयन होता है और +1 चार्ज हो तो क्यूपरस आयन होता है।
तो कॉपर पे यदि +1 चार्ज है तो क्यूपरस आयन है, और +2 चार्ज है तो वो क्या है, क्यूपरिक आयन है। क्या है बोलो बच्चों, क्यूपरिक आयन है। अब दूसरा क्या होता है, लेड होता है, लेड आयन होता है, लेड आयन होता है। तो लेड का जो आयन होता है वो क्या होता है, Pb2 पॉजिटिव होता है। दूसरा होता है एक Fe होता है, F आयरन होता है, आयरन आयन होता है, आयरन आयन होता है। और आयरन के ऊपर यदि +2 चार्ज हो, आयरन के ऊपर +2 चार्ज हो तो हम लोग इसको कहते हैं फेरस आयन। क्या कहते हैं इसको, फेरस आयन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फेरस आयन कहते हैं। तो ये फेरस आयन हो गया है। अब हम लोग ले रहे हैं प्लस, किसके ले रहे हैं, 3 के ले रहे हैं, तो +3 की वैलेंसी के ले रहे हैं। तो इसमें हम लोग एक तो ले रहे हैं एल्युमिनियम आयन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, एल्युमिनियम आयन ले रहे हैं। तो एल्युमिनियम आयन में यदि हम Al क्या ले, 3 पॉजिटिव है, तो Al 3 पॉजिटिव है। और दूसरा क्या है, आयरन आयन ही है, आयरन आयन है। आयरन आयन में यदि Fe3 पॉजिटिव हो तो इसको कहते हैं हम लोग केमिस्ट्री में फेरिक आयन कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बच्चों, फेरिक आयन कहते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं फेरिक आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चलिए देखिए बच्चों, एल्युमिनियम जो है, यदि एल्युमिनियम के ऊपर कितना चार्ज है, यहाँ +3 है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हुई, +3 हुई। आयरन के ऊपर कितना चार्ज है, +3 है, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हुई, +3 हुई। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। कॉपर है आयन और यहाँ भी कॉपर आयन है, बट याद रखना है कॉपर के ऊपर +1 भी चार्ज हो सकता है और +2 भी चार्ज हो सकता है। यदि +1 चार्ज है तो इसको कहते हैं क्यूपरस आयन, और यदि +2 चार्ज है तो इसको कहते हैं हम लोग क्यूपरिक आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूपरिक आयन। तो कॉपर पे यदि +1 चार्ज है तो क्या हो गया, क्यूपरस आयन, और +2 है तो क्यूपरिक आयन। फिर दूसरा क्या देखना है आप लोगों को, आयरन देखना है। अब आयरन आयन यहाँ भी है और आयरन आयन यहाँ भी है, तो आयरन पे 2 चार्ज हो सकते हैं, +2 भी हो सकता है और +3 भी हो सकता है। तो आयरन पे यदि +2 चार्ज है तो फेरस आयन है, और यदि आयरन के ऊपर +3 चार्ज है तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, फेरिक आयन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, फेरिक आयन कहते हैं। तो ये टेबल नंबर 1 है जिसका हम लोग यूज करेंगे। इन सभी के ऊपर चार्ज +1 है, तो इसीलिए इसकी वैलेंसी भी कितनी है, +1 है। इन सभी के ऊपर चार्ज कितना है, +2 है, तो वैलेंसी कितनी है, +2 है। और इन दोनों के ऊपर चार्ज कितना है, +3 है, तो इसलिए वैलेंसी कितनी है, +3 है। अब हम लोग टेबल नंबर 3 ले रहे हैं और इसको देखते हैं। टेबल नंबर हम लोग 3 ले रहे हैं, टेबल नंबर 3 है। एक तरफ हम लोग लिख रहे हैं इसमें क्या, वैलेंसी लिख रहे हैं, दूसरी तरफ हम इसमें क्या लिखेंगे, नेम ऑफ नॉन मेटेलिक आयन, नेम ऑफ नॉन मेटेलिक आयन। और तीसरी तरफ हम इसका क्या लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे। तो ये रहा, तो ये सेकंड टेबल है। गर्मी बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा, और पंखा बंद है। टेबल नंबर 2 है, एक साइड हम लोगों ने वैलेंसी लिखी है, दूसरी तरफ नेम ऑफ नॉन मेटेलिक आयन है, और तीसरी तरफ क्या है, सिंबल है। तो सबसे पहले हम लोग -1 ले रहे हैं। तो -1 में सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन आयन ले रहे हैं। अब हाइड्रोजन आयन में भी हम लोग H नेगेटिव ले रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि भैया आपने यहाँ भी हाइड्रोजन आयन लिया था और यहाँ भी आपने हाइड्रोजन आयन लिया है। तो देखिए भाई, यहाँ पर हाइड्रोजन H+ है और यहाँ पर H- है। तो मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन +1 की भी वैलेंसी शो करती है और -1 की भी वैलेंसी शो करती है। +1 की कब करती है, जब ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को भी लॉस कर देती है, और -1 कब शो करती है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है और गेन करके क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। अब देखिए, यदि हाइड्रोजन के ऊपर -1 चार्ज हो तो इसको हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री में हाइड्राइड आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्राइड आयन कहते हैं। यदि हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज हो तो केमिस्ट्री में प्रोटॉन कहते हैं,
और यदि हाइड्रोजन के ऊपर -1 चार्ज हो तो तब हम इसको हाइड्राइड आयन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हाइड्राइड आयन कहते हैं। ओके, अब आप कहेंगे कि इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन के यहाँ पर और इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है, तो अब तो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे हैं, तो क्या ये अभी स्टेबल है? हाँ, ये स्टेबल है और ये उपवाद है, एक्सेप्शन कि हाइड्रोजन बिना इलेक्ट्रॉन्स के भी नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है और वो भी कैसे? स्टेबली एग्जिस्ट कर सकता है। अब दूसरा चलते हैं हम लोग, यहाँ पर -1 में आता है दूसरी क्लोराइड आयन आते हैं। क्या आते हैं? क्लोराइड आयन आता है। तो क्लोराइड आयन में क्या हो गया बोलो? Cl नेगेटिव हो गया है। इधर और कौन आता है? ब्रोमाइड आयन आता है। तो ब्रोमाइड आयन क्या होता है? Br नेगेटिव होता है, ब्रोमाइड आयन है। इसी तरीके से आयोडाइड आयन आता है। तो आयोडाइड आयन क्या हो गया बोलो? I नेगेटिव हो गया है। और फ्लोराइड आयन लिखना चाहते हैं तो आप लोगों का हो जाएगा F नेगेटिव हो जाएगा। तो फ्लोराइड आयन भी लिख देता हूं मैं। तो यहाँ पर कौन आ गया है? फ्लोराइड आयन आ गया है। तो फ्लोराइड आयन क्या हो गया बोलो? F नेगेटिव हो गया है। तो सब ये माइनस किसके हैं? 1 के हैं। अब -2 के लिखते हैं, -2 के। तो ऑक्सीजन आयन है, ऑक्सीजन आयन है। अब ऑक्सीजन आयन में भी यदि हम देखें तो थोड़ा इधर को कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन आयन है, अब ऑक्सीजन आयन है तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 नेगेटिव होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री में क्या? ऑक्साइड आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्साइड आयन कहते हैं। अब सल्फर आयन होता है, क्या होता है? सल्फर आयन होता है। तो सल्फर आयन में देखें तो H2 नेगेटिव होता है, तो इसको हम लोग केमिस्ट्री में कहते हैं सल्फाइड, क्या कहते हैं? सल्फाइड आयन कहते हैं। और उसके बाद ये दो ही, तो यदि ऑक्सीजन के ऊपर -2 है तो केमिस्ट्री में कहलाता है ऑक्साइड आयन, और सल्फर के ऊपर यदि -2 चार्ज है तो ये केमिस्ट्री में कहलाता है सल्फाइड आयन होता है। अब -3 है तो -3 में नाइट्रोजन आयन आता है। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है? गेन कर लेता है। तो नाइट्रोजन आयन आ गया है। आयन उनको कहते हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है, तो N3 नेगेटिव हो गया है, तो इसको केमिस्ट्री में कहते हैं हम लोग नाइट्राइड, क्या कहते हैं? नाइट्राइड आयन कहते हैं। आयन कहते हैं उनको जिनके ऊपर क्या होता है? चार्ज होता है। तो इसलिए मैं सब जगह आयन आयन ठोक रहा हूं ना, तो इसलिए ठोक रहा हूं क्योंकि इन सबके ऊपर क्या है? चार्ज है। तो जिनके ऊपर चार्ज हो वो सभी क्या होते हैं? आयन होते हैं, और चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ऑक्सीजन आयन क्या होता है? O2 नेगेटिव। इसका मतलब ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करे हैं? गेन करे हैं स्टेबल होने के लिए। तो O2 नेगेटिव को कहते हैं ऑक्साइड आयन और H2 नेगेटिव को कहते हैं सल्फाइड आयन। नाइट्रोजन N3 नेगेटिव है, इसको हम लोग कहते हैं नाइट्राइड आयन कहते हैं। अब हम लोग टेबल नंबर 3 देख रहे हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है इन दोनों की उपेक्षा। चलिए, तो टेबल नंबर हम लोग 3 ले रहे हैं। तो कौन सा टेबल ले रहे हैं बोलो? तीसरा टेबल देख रहे हैं। अब तीसरा टेबल भी याद करना पड़ेगा, तो भाई इतना आसान काम नहीं है कि आपने देखा और सुना और आपको याद हो गया है। तो 4-5 बार लिखना पड़ेगा कई बार, तब जाके ये याद होंगे। अभी फॉर्मूला तो आया ही नहीं है साहब बनाना, ठीक है? तो अभी इसके बाद फॉर्मूले ही बनाएंगे। देखिए, चलिए देखो, अब टेबल नंबर हम लोग कौन सा ले रहे हैं? तीसरा ले रहे हैं। अब इसमें देखिएगा, एक तरफ हम क्या लेते हैं? वैलेंसी ले रहे हैं, दूसरी तरफ क्या लेते हैं? नेम ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन। क्या ले रहे हैं हम लोग? नेम ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन ले रहे हैं। इस बार एक एटम नहीं है, कई सारे एटम का ग्रुप हो जाएगा, तो पॉलीएटॉमिक आयन है। और तीसरी में इसके क्या ले रहे हैं हम लोग? सिंबल ले रहे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है? इसको अच्छे से समझना है। तो देखिए, जो हम लोग टेबल नंबर 3 ले रहे हैं, इसमें हम लोगों ने 3 कॉलम्स बनाए हैं। एक कॉलम्स में वैलेंसी है, दूसरी में नेम ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन है, और तीसरे वाले में उसके क्या है? सिंबल है, जिस आयन को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं +1 के। किसके देख लेते हैं? +1 के। तो +1 देख लेते हैं। तो +1 में आता है अमोनियम आयन। भाई बहुत याद रखना है इसको। तो अमोनियम आयन है ये। अमोनियम जो आयन होता है उसका सिंबल होता है NH4 पॉजिटिव होता है।
तो अमोनियम आयन का सिंबल क्या होता है बोलो बच्चों, NH4 पॉजिटिव होता है। क्या होता है, NH4 पॉजिटिव होता है। अब उसके बाद आता है -1 के आते हैं। किसके आते हैं, -1 के आते हैं। एक आता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या आता है बोलो, हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाई कार्बोनेट कहते हैं। तो क्या होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट, HCO3 नेगेटिव होता है। दूसरा आता है हमारे पास नाइट्रेट आयन आता है और नाइट्रेट आयन क्या होता है, NO3 नेगेटिव होता है। एक आता है हमारे पास नाइट्राइट आयन आता है और नाइट्राइट आयन होता है NO2 नेगेटिव होता है। एक आता है एजाइड, ये 12th में काम आता है कंपाउंड, एजाइड आयन आता है, ये होता है N3 नेगेटिव होता है, ये एजाइड आयन होता है। उसके बाद आता है परमैंगनेट। क्या आता है बोलो, परमैंगनेट आयन आता है और परमैंगनेट आयन क्या होते हैं, MnO4 नेगेटिव होते हैं। परमैंगनेट आयन जो होता है वो MnO4 नेगेटिव होता है, परमैंगनेट आयन MnO4 नेगेटिव होता है। इसी तरीके से हम लोग अब आ रहे हैं -2 पर आ रहे हैं। तो -2 में आता है कार्बोनेट आयन आता है। क्या आता है बोलो, कार्बोनेट आयन आता है। तो कार्बोनेट आयन क्या होता है बोलो बच्चों, CO3 2 नेगेटिव होते हैं। एक आता है सल्फेट आयन आता है, सल्फेट आयन आता है और सल्फेट आयन क्या होता है, SO4 2 नेगेटिव होते हैं। एक आता है सल्फाइट आयन आता है और सल्फाइट आयन क्या होता है, SO3 2 नेगेटिव होता है। इसके बाद आता है एक क्रोमेट आयन होते हैं, Cr2 एक आता है क्रोमेट आयन आता है। तो क्रोमेट आयन क्या होते हैं, Cr2O7 2 नेगेटिव होता है। और एक जो आखिरी आता है -3 का वो होता है फॉस्फेट आयन होते हैं और फॉस्फेट आयन होते हैं PO4 3 नेगेटिव होते हैं। तो ये सब, तो भाई ये तीसरा जो टेबल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए NH4 पर कितना चार्ज है, +1 है, तो इसलिए वैलेंसी कितनी हुई इसकी, +1 है। इन सभी के ऊपर कितना चार्ज है, -1 है, तो इसलिए वैलेंसी कितनी हुई, -1 हुई। इन सभी के ऊपर यहाँ तक कितना चार्ज है बोलो बच्चों, यहाँ तक कितना चार्ज है, -2, तो वैलेंसी कितनी हुई, -2। और यहाँ पर जो फॉस्फेट आयन है इस पे चार्ज कितना है, -3, तो वैलेंसी कितनी हुई, -3। अब देखो बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, देखो नाइट्रेट और नाइट्राइट में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। अब जब नाइट्राइट बोलते हैं तो नाइट्रेट लिख देते हैं और जब नाइट्रेट बोलते हैं तो नाइट्राइट लिख देते हैं, दूसरा पता ही नहीं क्या लिखना है। तो नाइट्रेट आयन क्या होता है, NO3 नेगेटिव होता है और नाइट्राइट आयन क्या होता है, NO2 नेगेटिव होता है। तो नाइट्राइट आयन क्या होता है, NO2 नेगेटिव और नाइट्रेट आयन क्या होता है, NO3 नेगेटिव होता है। अब और कहाँ दिक्कत आती है, यहाँ बड़ी दिक्कत आती है सल्फेट आयन और सल्फाइट आयन में। तो सल्फेट आयन होता है SO4 2 नेगेटिव। जब बोलते हैं भाई सल्फेट आयन लिखो तो सल्फेट की जगह सल्फाइट और सल्फाइट की जगह सल्फेट लिख देते हैं। तो सल्फेट आयन क्या होता है, SO4 2 नेगेटिव होता है और सल्फाइट आयन क्या होता है, SO3 2 नेगेटिव होता है। तो सल्फाइट आयन क्या होता है, SO3 2 नेगेटिव और सल्फेट आयन क्या होता है, SO4 2 नेगेटिव होते हैं। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग 10-5 मिनट तक फॉर्मूलेज बना रहे हैं और फिर हम लोग क्या है आज के टॉपिक को समाप्त करते हैं। अब देखो ये जो हम लोगों ने इतना कुछ लिखा है ये इन्फॉर्मेशन, अब इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए हम कोई भी फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। तो मैं इस साइड को जो तीसरा टेबल है उसको नहीं मिटा रहा हूँ, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब देखिए अब कैसे बनाएंगे फॉर्मूले, देखो थोड़ा फॉर्मूला। जैसे मैंने बोला कि आप मेरे को अमोनियम, अच्छा एक और बता देता हूँ भाई, वो छूट गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिएगा हाइड्रोक्साइड आयन, इधर देखो एक और लिख लीजिएगा। ऐसे तो बहुत है भैया ये, बट ये मेन है।
एक और है -1 में ही हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। तो हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं OH नेगेटिव होते हैं। तो पहला जो फॉर्मूला आपको बनाना है वो बनाना है अमोनियम। अमोनियम किसका बनाना है? हाइड्रोक्साइड का बनाना है। तो आपके टीचर ने पूछा आप लोगों को कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो बावलों की तरह खड़ा मत होना, तो उत्तर दे देना भैया। अब देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो चीज अमोनियम है और दूसरी क्या है? हाइड्रोक्साइड है। अब देखो अमोनियम का सिंबल क्या होता है? NH4 है, खाली सिंबल लिखना है, चार्ज नहीं लिखना अभी कुछ भी। और हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? यहाँ पर देखो हाइड्रोक्साइड ये रहा, तो हाइड्रोक्साइड क्या है? OH नेगेटिव है। अब अमोनिया पे कितना चार्ज है? +1 है ना, प्लस का साइन है ना, तो इसका मतलब 1 है, +1 है। और हाइड्रोक्साइड कितना होता है? -1 होता है। अपोजिट चार्ज क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, अब 1 से मल्टीप्लाई NH4 की करेंगे तो क्या आएगा? सीधा NH4 ही आएगा। और OH की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा? सीधा OH ही आएगा। तो ये क्या बन गया? NH4OH है। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या है? फॉर्मूला है। तो इस तरह से फॉर्मूलेज आपको बनाने हैं। क्या बनाने हैं? इस तरह से आपको फॉर्मूलेज बनाने हैं। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। तो इस तरह से अब हम फॉर्मूलेज बनाएंगे। अब आगे चल रहे हैं, जैसे दूसरा पार्ट हम लोगों को बनाना है। आपसे बोला है कैल्शियम कार्बोनेट लिखिएगा, तो कैल्शियम क्या लिखिएगा? कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखिएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? तो कैल्शियम का सिंबल क्या होता है? Ca। कार्बोनेट का क्या होता है? CO3 होता है। ये पहले चैप्टर में पता होगा आपको। कैल्शियम क्या होता है? Ca होता है, बता चुका हूँ, एटॉमिक नंबर 20 तक जब पढ़ाए थे तो होता है। कितना चार्ज होता है? इस पे +2 होता है, +2 ही तो वैलेंसी होती है, नीचे वैलेंसी है या चार्जेज हैं सब। इस पे कितना होता है? -2। अपोजिट चार्ज कैंसिल आउट हो गए, 2 से 2 भी क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो यहाँ 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई मारिएगा इसकी, तो क्या बना? CaCO3 बन गया है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है वो आपको? सोडियम कार्बोनेट बोल रहा है। क्या बोल रहा है वो आपको? सोडियम कार्बोनेट बोल रहा है। तो सोडियम कार्बोनेट बनाइएगा। कैसे बनाएंगे सोडियम कार्बोनेट? अब देखो सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। और कार्बोनेट का क्या होता है? CO3। Na पे कितना चार्ज है? +1। कार्बोनेट पे कितना है? -2। अपोजिट चार्ज कैंसिल आउट हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई मारिएगा। Na की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या बनेगा? Na2 हो जाएगा। और CO3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या बनेगा? Na2 बनेगा। अब कहेंगे कि भैया मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो Na2 A2 हो जाएगा। नहीं, ये Na पूरा अपने में एक है, ये कंप्लीट है, एक 1 है, तो इसलिए Na2 आ गया है। अब यदि आपने N2 ऐसे लिख दिया ना, आपने N2 A2 लिख दिया और CO3 लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि Na अलग नहीं है, Na A के साथ क्या है? जुड़ा हुआ है। अब दूसरा लिखना है, जैसे आप लोगों को पोटेशियम परमैंगनेट लिखना है आप लोगों को। तो जैसे आपको पोटेशियम किसका लिखना है? परमैंगनेट का फॉर्मूला लिखना है। तो पोटेशियम परमैंगनेट का कैसे लिखेंगे? तो पोटेशियम क्या हो गया बोलो? K। और परमैंगनेट क्या होता है? परमैंगनेट क्या होता है? MnO4 होता है। पता है पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है? +1। पोटेशियम की कितनी वैलेंसी होती है? +1 होती है। और परमैंगनेट की कितनी होती है? -1। अपोजिट चार्ज कैंसिल आउट हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई मारिएगा तो कितना आ गया बोलो? KMnO4 आ गया। तो KMnO4 क्या हुआ? ये पोटेशियम परमैंगनेट का केमिकल फॉर्मूला हो गया है। क्या हो गया? ये पोटेशियम परमैंगनेट केमिकल फॉर्मूला हो गया। तो इस तरह से आप जितने भी फॉर्मूले बनाना चाहते हो तो आप इस तरह से उतने ही फॉर्मूले बना सकते हैं। तो 2-4 मैं और आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो कैसे कैसे किसके फॉर्मूले बनाने हैं। जैसे अब आपको कह रहा है वो, यदि आपके टीचर कह रहे हैं कि भाई आपको कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाना है। किसका बनाना है? कैल्शियम ऑक्साइड का। देखिए अब आपके टीचर ने कहा आपको कि आपको कैल्शियम, आपको किसका फॉर्मूला बनाना है? कैल्शियम ऑक्साइड का। रट्टा नहीं है ये कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, तो एक तो कैल्शियम है, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन है। कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है? +2, मतलब इसकी वैलेंसी +2 है। ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2। पता भी है, सेकंड टेबल में बताया था। अपोजिट चार्ज कैंसिल आउट हो गए, 2 से 2 मर गया है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया? CaO, क्योंकि यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1 की मल्टीप्लाई O से करेंगे तो 1 ही बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो O ही बचेगा। ये सब हो गया। इसके बाद जैसे आपको कह रहा है
पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाइएगा, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, तो जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला लिखना है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? तो पोटेशियम क्या होता है K, और डाइक्रोमेट क्या होता है Cr2O7 होता है। पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है बोलो? +1 होता है। ये आपको पहले पता है। क्यों पता है, कैसे पता है आपको? क्योंकि मैंने 20 तक के एटॉमिक नंबर बताए हैं कि पोटेशियम की वैलेंसी +1 होती है। अब Cr2O7 यहाँ देखिए Cr2O7 है तो कितना चार्ज है? -2 है, तो -2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई मारिएगा तो क्या बना? K2 Cr2O7 है। तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्या है? फॉर्मूला है। अब जैसे दूसरा आपको फॉर्मूला लिखना है, सोडियम सल्फेट लिखना है। चलिए एक और लिख लेते हैं हम लोग कुछ फॉर्मूले। जैसे आपको लिखना है पोटेशियम नाइट्राइट लिखना है, आपको लिखना है पोटेशियम नाइट्राइट लिखना है। क्या लिखना है? पोटेशियम नाइट्राइट लिखना है। तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि नाइट्राइट लिखना है या नाइट्रेट लिखना है या नाइट्राइट लिखना है। तो नाइट्राइट लिखना है तो क्या मतलब? NO2 लिखना है। तो पोटेशियम कितना होता है? K, और नाइट्राइट क्या होता है? NO2 होता है। पोटेशियम पे कितना चार्ज है? 1, और नाइट्राइट पे कितना होता है? -1। अपोजिट चार्ज कैंसिल आउट हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई मारिएगा तो कितना बचा? KNO3 बचा है। क्या बचा है? KNO3। अब चलो थोड़ा इस पे आ जाइएगा। आपको बोला है कि फेरस सल्फेट लिखिएगा। क्या लिखिएगा? फेरस सल्फेट लिखिएगा। अब ये तो नाम भी अलग सा लग रहा है दूसरा, तो फेरस सल्फेट लिखिएगा। देखिए यहाँ पे दो चीजें, फेरस, फेरस मतलब आयरन है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि आयरन के ऊपर +2 चार्ज हो तो ये कहलाता है क्या? फेरस। और यदि आयरन के ऊपर कितना चार्ज हो? +3, तो ये क्या कहलाता है? फेरिक कहलाता है। तो यहाँ पर इसने क्या बोला है? फेरस। तो इसका मतलब आयरन कौन सा है? +2 वाला है। सल्फेट है तो सल्फेट इधर देख लीजिएगा, ये रहा, तो सल्फेट ये रहा। तो सल्फेट क्या होता है बोलो? SO4 होता है। तो सल्फेट में कितना लेंगे? -2। अपोजिट चार्ज कैंसिल आउट हो गया और 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई मारिएगा तो ये बना FeSO4 बना है। तो ये फेरस सल्फेट है। अब वो कह रहा है कि आपको फेरिक सल्फेट का बनाना है, तो किसका बनाना है? फेरिक सल्फेट का बनाना है। तो फेरिक सल्फेट देखिएगा। अब फेरिक क्या होता है? आयरन ही होता है, मगर इस केस में आयरन के ऊपर कितना चार्ज होगा? +3 हो गया। और सल्फेट क्या होता है बोलो बच्चों? SO4 होता है। सल्फेट में कितना है? -2। अपोजिट चार्ज कैंसिल आउट हो गया और क्रॉस मल्टीप्लाई मारेगा। Fe अपने में 1 है तो इसलिए Fe क्या हो गया है? 2 हो गया है। अब यहाँ पर दो अलग अलग है, S सल्फर और ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन 4 है। तो जब एक से ज़्यादा एटम हो, एक से क्या हो? ज़्यादा एटम हो, तो तब उसको पूरे को ब्रैकेट में लिखा जाता है और जितने से मल्टीप्लाई हो रही है उसको बाहर लिखा जाता है। तो ये बोला जाता है Fe2SO4 का होल ट्वाइस। क्या बोला जाता है बोलो बच्चों? Fe2SO4 का होल ट्वाइस। और यदि 3 आ जाता तो क्या हो जाता? होल थराइस। तो Fe2SO4 का होल ट्वाइस, और यदि 3 होता किसी वजह से तो ये हो जाता है Fe2SO4 का होल थराइस। 2 हो तो ट्वाइस और 3 हो तो थराइस, 3 से ज़्यादा होते नहीं। चलिए अब आगे एक दो और देख लेते हैं, फिर ख़त्म कर रहे हैं इसको। घर पे प्रैक्टिस करना, अलग अलग क्वेश्चन अपने आप से देना और करना फिर उसको। चलिए देखिएगा, चलिए देखिएगा, ये 2-4 और कराते हैं आपको। जैसे अब आपको क्या दिया है? क्यूपरिक क्लोराइड लिखिएगा। क्यूपरिक क्या लिखिएगा? क्यूपरिक क्लोराइड लिखिएगा। अब ये देखिए सुसरी क्या होती है? क्यूपरिक क्लोराइड। अब देखो मैंने बोला था कॉपर के ऊपर यदि +1 चार्ज हो, कॉपर के ऊपर यदि +1 चार्ज हो, सॉरी मैंने बोला यदि कॉपर के ऊपर +1 चार्ज है तो ये कहलाता है क्यूपरस आयन। क्या कहलाता है? क्यूपरस आयन। और यदि कॉपर के ऊपर कितना चार्ज हो? +2, तो क्या कहलाता है? क्यूपरिक आयन। क्या कहलाता है? क्यूपरिक आयन कहलाता है। तो अब देखेगा तो कॉपर के ऊपर कितना चार्ज यहाँ पे कौन है? क्यूपरिक है। तो क्यूपरिक मतलब ये वाला है, +2 वाला लिया है उसने। तो क्यूपरिक मतलब कॉपर, तो कितना लेना है यहाँ पर? +2 लेना है। क्लोरीन है तो क्लोरीन पे कितना लेना है? -2 है। अपोजिट चार्ज मर गए, क्रॉस मल्टीप्लाई मारिएगा तो Cu। अब ये C और L अलग अलग नहीं है, दोनों जुड़े हैं। क्लोरीन पूरा ही Cl है, ये पूरा Cl है, ये अलग अलग नहीं है। यदि अलग अलग होता, C ऐसे होता, L ऐसे होता, तो फिर होल ट्वाइस पूरा ब्रैकेट में लिखते, तब मल्टीप्लाई में बाहर लिख देते इसको। ये पूरा एक है तो ये क्या बना?
Cl2 बना है, तो ये क्यूपरिक क्या हो गया है, क्लोराइड है। तो ये क्यूपरिक क्लोराइड का क्या है, फॉर्मूला है। तो इसी तरह से आप कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। जैसे सोडियम नाइट्राइड बोल दिया है आपको, सोडियम क्या बोल दिया है, नाइट्राइड बोल दिया है, सोडियम नाइट्राइड। अब देखिए नाइट्राइड क्या होता है, तो सोडियम आपको पता ही है क्या होता है, Na होता है। सोडियम पे कितना चार्ज होता है, +1 है। अब नाइट्राइड क्या होता है, मैंने लिखा है सेकंड टेबल में, नाइट्रोजन के ऊपर यदि +3 चार्ज होता है, सॉरी नाइट्रोजन के ऊपर यदि -3 चार्ज होता है तो तब हम इसको कहते हैं नाइट्राइड आयन। तो यहाँ नाइट्राइड है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लेना है आप लोगों को, N लेना है, और कितना लेना है, -3 लेना है। अपोजिट चार्ज कट गए हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई मारिएगा तो ये बनेगा Na अपने में पूरा 1 है, ये दो अलग अलग नहीं है, तो इसलिए क्या बना, Na3। नाइट्रोजन की मल्टीप्लाई 1 से करिएगा तो बना Na2 Na3N, क्या बना है, Na3N बना है। क्या बना है बच्चों, बोलो, Na3N बना है। चलिए भाई, ओके, एक क्वेश्चन है, ये आप लोग घर से करके लाना, जो बच्चे यहाँ 1-2 बैठा है, और बाकी जो बच्चे देख रहे हैं, वीडियो देखेंगे, वो भी करना भाई। तो आप लोगों को कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला लिखना है, और आपको इन्हीं टेबल वगैरह की या जो 20 तक के एटॉमिक नंबर लिखा है और उनकी वैलेंसी, इसकी आप लोगों को क्या करना है, मदद लेनी है। तो आपको कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला लिखना है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो मैं आपको 1-2 और करा देता, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो भाई अब यहीं पे हम लोग इसको समाप्त कर रहे हैं। तो घर पे पढ़ना, 2-3 बार इसको देखना अच्छे से, आपको समझ आएगा, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है भाई।